नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपनी ढगली अपना राग देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास। ब्रजेश सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर दिल्ली पुलिस से मिल रही है, जहां दिल्ली पुलिस ने 3 से ज्यादा आतंकियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश की फिराक में ये आतंकी थे। पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से 3 आतंकी गिरफ्तार किए गए। दिल्ली पुलिस और सेंट्रल एजेंसियों का साझा ऑपरेशन ये चल रहा है। पाक की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में भी ये तीनों आतंकी थे, ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में 3 आतंकी गिरफ्तार किए गए। इधर डॉक्टर शाहीन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। टेरर मॉड्यूल में महिलाओं की फौज की तैयार इन्होंने थी। 3 मोबाइल नंबरों की सीडीआर से खुलासा हुआ। यूपी की 900 महिलाएं टेरर मॉड्यूल में शामिल थीं। कानपुर की भी 200 महिलाएं इसमें शामिल की गई थीं। 19 महिलाओं को विदेश में ट्रेनिंग दी गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हथियारों की ट्रेनिंग के साथ फिदायीन हमले की ट्रेनिंग की भी जरूरत पड़ी और इसके बाद ट्रेनिंग करवाई गई थी। 900 महिलाएं इस पूरे महिला विंग जो है आतंकवादी गिरोह का, उसमें डॉक्टर शाहीन ने तैयार की थी। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो टेरर मॉड्यूल के लिए महिला समूह को तैयार डॉक्टर शाहीन कर रही थी। 3 मोबाइल नंबरों की सीडीआर के बाद यह खुलासा हुआ है। 19 महिलाओं को विदेश में ट्रेनिंग दी गई है। आगे बढ़ेंगे, बात होगी। सीएम योगी ने हरियाणा के झज्जर से सनातन को लेकर एक बड़ा संदेश दिया और अयोध्या में हुए धर्म ध्वजा फहराने का जिक्र किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि हमें जाति और भाषा के आधार पर बंटना नहीं है, हमें एकजुट रहकर सनातन की ओर बढ़ना है, क्योंकि अगर बंटेंगे तो कटेंगे। बहनों और भाइयों, आपने 25 नवंबर को देखा होगा सनातन की विजय कैसे आगे बढ़ती है। जब हम एक साथ सोचते हैं, एक साथ बोलते हैं, एक साथ चलते हैं, तो उसका परिणाम भी ऐसे ही आता है। क्योंकि हमारे यहां तो कहा गया है ना, यतो धर्मस्ततो जय। जहां धर्म होगा वहीं जय होगी, विजय होगी, अवश्य विजय होगी। और जब एक साथ बोलेंगे, एक साथ चलेंगे, एक साथ सोचेंगे, तो परिणाम तो आना ही था। श्री अयोध्या धाम में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर आपने भगवा सनातनी ध्वज को फहराते हुए देखा होगा। कितना अगर दुनिया के अंदर इस चराचर जगत की रक्षा करनी है तो सनातन की रक्षा करनी होगी, उसे सुरक्षित करना होगा, उसे हर हाल में सुरक्षित बनाना होगा। और ये तभी होगा जब हम सब मिलकर के एक रहेंगे। हमें बंटना नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे। याद करना, जब भी हुआ है, जब भी बटे हैं, यही हुआ है। एक जाति के नाम पर नहीं बंटना है, तुष्टीकरण के नाम पे नहीं बंटना है, क्षेत्र के नाम पे नहीं बंटना है, भाषा के नाम पे नहीं बंटना है। सबको एक रहना है, एकजुट होकर के भारत के सनातन धर्म की ध्वजा पताका को अयोध्या में जैसे राम जन्मभूमि पे धर्म ध्वजा फहरा रही है, ऐसे ही सनातन की धर्म ध्वजा हर घर पर, हर सनातनी के घर पर लहराती हुई दिखाई देनी चाहिए। जब स्वर्ण युग आता है तो हमें उतना ही चैतन्य और सतर्क रहने की भी प्रेरणा देता है। याद करना, भारत का जब स्वर्ण युग आया था तब विदेशी हमले भी होने प्रारंभ हो गए थे। हमें फिर से सतर्क होना होगा। ये हमले 2 प्रकार से होंगे। एक हमला आज के दिन पे पीछे हाथ होगा विदेशियों का, लेकिन सतर्क हमें होना होगा।
ये हमले दो प्रकार के होंगे। एक हमला होगा धर्मांतरण के माध्यम से और दूसरा होगा नशा के माध्यम से। याद करना, हम सबको याद रखना होगा, कोई भी सनातन विरोधी कार्य स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। भारत और विश्व मानवता की रक्षा करने के लिए सनातन धर्म की रक्षा आवश्यक है। दिल्ली में संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक हुई। संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है, जो कि 19 दिसंबर तक चलेगा। सर्वदलीय बैठक में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, किरेन रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल, जेपी नड्डा समेत विपक्ष के कई सांसद भी शामिल हुए। शीतकालीन सत्र का शुरू होने से पहले ऑल पार्टी फ्लोर लीडर्स का मीटिंग बहुत अच्छा से और बहुत ही सार्थक रही है। मैं सारा पॉलिटिकल पार्टीज़ के फ्लोर लीडर्स को धन्यवाद देता हूं। सब ने पार्टिसिपेट किया और अपना अपना पार्टी का पक्ष को रखा है। हमारे सरकार की ओर से आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, आदरणीय नेता सदन राज्यसभा जेपी नड्डा जी, मैं, मेरे दोनों राज्य मंत्री साथी, हम लोग पूरा नोट किए हैं और जितने सुझाव आज पॉलिटिकल पार्टीज़ के फ्लोर लीडर्स का आए हैं, हम उसको विचार करके सर्वदलीय बैठक को लेकर सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि बैठक में लोगों ने बात रखी, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं रखा। उन्होंने बताया कि एसआईआर को लेकर सरकार चर्चा नहीं चाहती है। बिहार में जो हुआ उससे ज्यादा गड़बड़ी हो रही है। दबाव में बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं। कुछ भी नहीं रहा, लोगों ने अपने में बात की, सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं आया। आपने क्या रखा सर मुद्दा? हमने तो एसआईआर पर रखा। तो सरकार का रुख नहीं है कि इस पे चर्चा करें? सरकार करी नहीं, उसी के सहारे तो बेईमानी करना चाहती है। तो यूपी चुनाव है सर, उससे पहले बंगाल है, तो उसी के जरिए जैसा बिहार में हुआ वही सब यहाँ भी देखने को मिलेगा क्या? उससे ज़्यादा कर रहे हैं। तो अधिकारियों से कहा जा रहा है कि तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, उनकी वोट नहीं करना। आत्महत्या लोग कर रहे हैं, दबाव में आत्महत्या करेगी। एसआईआर को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष अपनी संभावित हार को आते हुए देख रहा है। बिहार में विपक्ष के गुंडाराज जंगल राज को हराया। समाजवादी पार्टी के गुंडाराज जंगल राज को भी लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। 2017 के पहले प्रदेश के गुंडे मोर्चे पर थे। हमारी सरकार में एक गुंडा कार्रवाई से नहीं बचेगा, एक एक गुंडा। विपक्ष अपनी संभावित हार को आते हुए देख रहा है। बिहार में जिस ढंग से विपक्ष के गुंडाराज को, विपक्ष के जंगल राज को राजग गठबंधन ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में पूरी तरह से सफाया किया है, तो उसकी हवाएं उत्तर प्रदेश में आ रही हैं। तो अखिलेश यादव जी के वही पेट में दर्द हो रहा है, उनको आगामी भविष्य दिख रहा है। चुनाव आयोग ने एसआईआर की समय सीमा 7 दिन और बढ़ा दी है। 12 राज्यों में जारी एसआईआर की समय सीमा 7 दिन बढ़ाई गई। अब 11 दिसंबर तक एसआईआर फॉर्म जमा कर सकते हैं। बता दें कि विपक्षी दलों ने एसआईआर की अवधि बढ़ाने की मांग की थी। इस तरह 12 राज्यों में 11 दिसंबर तक एसआईआर प्रक्रिया चलती रहेगी। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 14 फरवरी को किया जाएगा। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने पूर्व सीएम अखिलेश यादव को एसआईआर को बीजेपी की साजिश बताने के सवाल पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश इसलिए परेशान है क्योंकि बिहार में आशा की किरण ढूंढ रहे थे, लेकिन बिहार की जनता ने पीएम मोदी और नीतीश कुमार के विकास को समर्थन दिया। ये लोग घबरा गए हैं। इन्होंने कहा कि अब ये विकास बिहार होते हुए बंगाल जाएगा, इसलिए विपक्ष परेशान है। अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा कि वो तो यूपी में सत्ता में लौटने के बारे में सोचना ही बंद कर दें, क्योंकि यहाँ तो बीजेपी के पक्ष में सुनामी बहेगी। अखिलेश जी परेशान हैं क्योंकि बिहार में ये लोग आशा के किरण ढूंढ रहे थे। बिहार की जनता ने जो है माननीय मोदी जी के विकास और नीतीश जी के विकास को जो समर्थन दिया, इससे घबरा गए ये लोग। अब ये विकास हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार होते हुए बंगाल में घुस रहा है।
अब बंगाल में भी सफाया हो जाएगा, इसलिए परेशान है लोग। उत्तर प्रदेश तो सोचना ही बंद कर दीजिए, यहाँ तो सुनामी बहेगी, सुनामी। मुरादाबाद में एसआईआर से परेशान बीएलओ ने सुसाइड कर लिया है। एसआईआर के टारगेट से परेशान होकर बीएलओ ने गले में फंदा डालकर सुसाइड कर लिया। खुदकुशी करने से पहले टीचर ने बेसिक शिक्षा अधिकारी के नाम सुसाइड नोट लिखा। सुसाइड नोट में टीचर सर्वेश सिंह ने लिखा कि रात दिन काम करता रहा, फिर भी एसआईआर का काम टारगेट हासिल नहीं हो पाया। रात बहुत मुश्किल और चिंता में कटती है, सिर्फ 2 से 3 घंटे सो पा रहा हूँ। बीएलओ ने टीचर का सुसाइड नोट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बीएलओ थाना भगतपुर इलाके में जाहिदपुर सिकंदरपुर कॉम्पोजिट स्कूल में टीचर था। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने बलिया के लोगों के बारे में विवादित बयान दिया। उन्होंने बलिया के लोगों को अंग्रेजों का दलाल बताया। वो बलिया के बांसडीह कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि क्योंकि बलिया है और यहाँ के लोग अंग्रेजों के दलाल बहुत थे और दलाली का सिस्टम अभी भी रहा है। बलिया है, यहाँ के लोग अंग्रेजों के दलाल बहुत थे और दलाली का सिस्टम चलता रहा अभी भी, इसीलिए बलिया भी बर्बाद है। नहीं तो बलिया बागी बलिया था, आज वो अंग्रेजों को मार कर भगाया था, देश को आजाद कराया था। पीएम मोदी ने आज मन की बात में चौथा काशी तमिल संगमम पर भी बोला है। उन्होंने कहा कि 2 दिसंबर से काशी के नमो घाट पर चौथा काशी तमिल संगमम शुरू हो रहा है। इस बार के काशी तमिल संगमम की थीम है लर्न तमिल पीएम। मोदी ने कहा कि काशी तमिल संगमम उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण मंच है जिन्हें तमिल भाषा से लगाव है। इस सबसे पुरानी भाषा और विश्व के सबसे प्राचीन शहरों में से एक शहर, इन दोनों का संगम हमेशा अद्भुत होता है। मैं बात कर रहा हूं काशी तमिल संगमम की। 2 दिसंबर से काशी के नमो घाट पर चौथा काशी तमिल संगमम शुरू हो रहा है। इस बार के काशी तमिल संगमम की थीम बहुत ही रोचक है, लर्न तमिल, तमिल कर कलम। काशी तमिल संगमम उन सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है जिन्हें तमिल भाषा से लगाव है। काशी के लोगों से जब भी बात होती है तो वो हमेशा बताते हैं कि काशी तमिल संगमम का हिस्सा बनना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ उन्हें कुछ नया सीखने और नए नए लोगों से मिलने का अवसर मिलता है। इस बार भी काशीवासी पूरे जोश और उत्साह के साथ तमिलनाडु से आने वाले अपने भाई बहनों का स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप काशी तमिल संगमम का हिस्सा जरूर बने। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के बयान का विरोध किया। उन्होंने मदनी के बयान को गलत बताया और कहा कि मदनी जैसे लोग जितना बयान देंगे उतना ही भारत के लोग जानेंगे और सही दिशा में बढ़ेंगे। देखिए, ये सब लोगों का जो बयान है, इनको पता नहीं है कि अन्यायी कौन था, कौन लोग अन्याय कर रहे थे। मुगल थे, अंग्रेज थे जिसको भगाया है। ये जितने बयान देंगे वो यहाँ के भारतीय संस्कृति के जो सचेतक हैं उनको चुनौती दे रहे हैं कि जो पाश्चात्य सभ्यता वाले हैं ये किस तरह से जितने बयान देंगे उतने यहाँ के भारत के हिंदुस्तान के लोग जागेंगे और सही ख्याल करते हैं। ये सब बयान गलत है। कप सिरप मामले में सोनभद्र पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। सोनभद्र पुलिस की हिरासत में शुभम जायसवाल का पिता कोलकाता एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया है। तस्करी सिंडिकेट का मास्टरमाइंड शुभम कोलकाता से थाईलैंड की फ्लाइट में बैठने वाला था। भोला जायसवाल शैली ट्रेडर्स का मालिक है। भोला और सोनभद्र पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर भोला जायसवाल को सोनभद्र लाया जा रहा है। आजमगढ़ से खबर है जहां प्रतिबंधित सिरप मामले में बड़ा खुलासा हुआ। एसटीएफ के बर्खास्त सिपाही के नाम पर दर्ज जो हैं 2 फर्म दर्ज थी। आलोक सिंह के नाम पर 2 फर्म दर्ज थी।
श्रेयसी मेडिकल एजेंसी के नाम से ये ड्रग लाइसेंस बना गया था। साथ ही जनवरी 2024 में ये ड्रग लाइसेंस बनाया था। 2019 में गोल्ड लूट कांड के बाद एसटीएफ ने आलोक सिंह को बर्खास्त किया था। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां किस तरह से एसटीएफ ने आलोक सिंह को बर्खास्त किया था। ड्रग लाइसेंस साल 2019 में गोल्ड लूट कांड के बाद यहां पर बनाया गया था। आलोक सिंह के नाम पर दो फर्म जो है वो रजिस्टर्ड थी। गोल्ड लूट कांड में यह खुलासा हुआ था। साथ ही प्रतिबंधित सिरप मामले में यह बड़ा खुलासा हुआ है। मामले में एसटीएफ जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ा रही है, वैसे वैसे नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। एसटीएफ की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जहां एसटीएफ के बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह के नाम पर दो फर्म रजिस्टर्ड थे। पहला फर्म वर्ष 2024 जनवरी में धनबाद में श्रेयसी मेडिकल एजेंसी के नाम पर खोले गए। वहीं दूसरा फर्म वाराणसी में मां शारदा मेडिकल एजेंसी के नाम पर फर्म खोला गया। इन दोनों फर्म के प्रोप्राइटर एसटीएफ के बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह को बनाया गया था। इस सिंडिकेट को पूरी तरीके से शुभम जायसवाल ऑपरेट कर रहा था और उसने पूरे सिंडिकेट मेंबरों को अलग अलग कामों के लिए लगाया था। जैसे अमित सिंह टाटा को बाहुबलियों के संरक्षण, सफेद पोशों के संरक्षण और बड़े बड़े अधिकारियों से लाभ लेने के लिए जोड़ा जाता था। दिल्ली में 50 लाख की नकली सिगरेट पकड़ी गई है। नामी ब्रांड की आड़ में ये बेची जा रही थी नकली सिगरेट पकड़ी गई है। नकली सिगरेट के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। दिल्ली एनसीआर में ये सप्लाई कर तैयार बनाई जा रही थी और बेची भी जा रही थी। है जो नकली सिगरेट के अंदर काम करता है। नकली सिगरेट उसने स्टॉक की हुई है, काउंटरफेट गुड्स। तो जैसे ही हमारे पास ये सूचना आई, हमने टीम गठित की और सिगरेट मैन्युफैक्चरर्स के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो कॉपीराइट एक्ट में जिनकी ज़रूरत होती है, उनको भी इंटीमेट किया, उनको भी बुलाया और उसके बाद हमने लाहौरी गेट के इलाके में नया बांस में एक जगह रेड किया था। वहाँ पे हम लोगों को सिगरेट मिली। वहाँ पे हमने एक अंकित नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उसके बाद उसी के ही चेन में पता चला कि उनका एक और गोडाउन है जिसमें वो लोग और बड़ी मात्रा में सिगरेट को रखते हैं। तो वहाँ पे भी रेड की और वहाँ पे उनके ओनर को हमने गिरफ्तार किया, रमजीत नाम के ओनर को। और उसके बाद हम लोगों को इन दोनों के पास से भारी मात्रा में अलग अलग, जैसे गोल्ड फ्लेक है, मालबोरो है, ऐसे ब्रांड्स की जो है सिगरेट्स मिली है। बेंसन एंड हेजेस है, इन ब्रांड्स की सिगरेट मिली है। और पूरी जब संख्या हमने गिनी तो हमें करीब 3.5 लाख सिगरेट इसके अंदर मिली है, जो कि नकली है और इसकी कीमत अराउंड 50 लाख रुपए के आसपास होगी। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से आए कई हिंदू परिवारों को आखिरकार भारत की नागरिकता मिल गई। लंबे इंतजार और कई सालों के संघर्ष के बाद सीएए कानून के तहत शरणार्थी हिंदू परिवारों को नागरिकता प्रमाण पत्र मिलना शुरू हो गया। केंद्र सरकार के प्रयासों से अब वो सब मुख्य धारा में लौट आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में नागरिकता प्रमाण पत्र आखिरकार उन लोगों के हाथों में पहुंच गए जो अपने ही देश भारत में बिना नागरिकता के रह रहे थे। वर्षों तक इन्होंने अत्याचार झेला, लेकिन अब पूर्वी बंगाल से आए हिंदू परिवारों को उनके हक मिलना शुरू हो गए हैं। बुलंदशहर में मुस्लिम समुदाय के मकान खरीदने पर आपत्ति के बाद अब मामला शांत हो गया है। सलीम ने कहा कि वो ये मकान किसी हिंदू या किसी वापस प्रदीप शर्मा को बेचने के लिए तैयार है। बता दें कि 500 साल पुराने मंदिर के सामने मुस्लिम समुदाय के सलीम के मकान खरीदने पर हिंदू समुदाय ने आपत्ति जताई थी और धरने पर बैठ गए थे और वो अपने मकान पर बिकाऊ है के पोस्टर लगा दिए थे, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले को शांत कराया है। प्रदीप शर्मा जी से लिया है, जिसका बैनामा हो चुका है और अभी मैं वहाँ रहने नहीं गया हूँ, जिस मकान में अभी प्रदीप शर्मा जी की फैमिली रह रही है, और नहीं मैं अभी गया हूँ, नहीं मैंने अभी कोई वो लिया है। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं सेल कर दूँगा, जो लेना चाहे वो ले सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने एक मकान अपना वहाँ पर अपनी मर्जी से बेचा है
मैंने दूसरी कॉलोनी में एक प्लॉट ख़रीदा था जिसके लिए मुझे पैसे की आवश्यकता थी, तो इसलिए मैंने मोहल्ले में 1-1.25 साल से कह रखा था मुझे अपना मकान बेचना है, लेकिन कोई ग्राहक नहीं मिला तो मैंने ये मकान सलीम को बेच दिया। मेरा परिवार आज भी उस मकान में रह रहा है। मुझे पैसे की आवश्यकता थी इसलिए मैंने ये मकान बेचा है। जब इसमें पूरे मामले की जानकारी की गई तो वहाँ रहने वाले एक प्रदीप शर्मा हैं जिनको पैसे की ज़रूरत थी और काफ़ी समय से अपना मकान बेचना चाहते थे। आसपास के लोगों से संपर्क भी किया था कि मेरा कोई मकान खरीद ले। जब उनकी आवश्यकता बढ़ती गई और कोई नहीं खरीदा तो उन्होंने एक मकान अपने को सलीम बबलू को बेच दिया। और वहाँ पे जैसे आसपास के लोगों को जानकारी मिली कि इन्होंने किसी दूसरे समुदाय को मकान बेच दिया है तो वहाँ इस तरह के पोस्टर लगाए। यद्यप की जानकारी में ये भी बात आई है कि अभी तक प्रदीप शर्मा का परिवार ही उसमें आवासित है, बबलू वहाँ पे गया ही नहीं है, वहाँ कब्जा ही नहीं पाया है अभी तक। और सलीम बबलू से बात की गई तो वो अपना मकान दोबारा फिर किसी को बेचना चाहता है। कोई भी आसपास के लोग, उसी मोहल्ले के लोग कोई भी ले सकता है, अगर वो है तो तैयार है इस बात को, मकान को वापस करने को भी तैयार है। तो वहाँ पे इस तरह से पलायन जैसी कोई बात नहीं है। लोगों को इस तथ्य से जानकारी में डाला गया, लोगों ने पोस्टर भी हटा लिया है। अब आपको तस्वीरें गुजरात से दिखाने वाले हैं, जहां सोमनाथ जिले के गिर में एक साथ कई शेर नजर आए। रिहायशी इलाकों में शेरों को झुंड को देखा गया है, जिसके बाद लोग दहशत में आ गए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शेर भले ही जंगल का राजा हो, लेकिन अगर वो किसी इलाके में घुस आए तो उस जगह किसी और को घूमने की इजाजत नहीं होती। ऐसा ही कुछ गुजरात के गिर सोमनाथ जिले से सामने आया, जहां एक साथ एक या फिर दो नहीं बल्कि कई शेर सड़क पर घूमते नजर आए। इस दौरान शेर आराम से सड़क पर चहलकदमी करते हुए दिखे, जिसका वीडियो भी इन दिनों तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे लोग तरह तरह के कैप्शन देकर शेयर कर रहे हैं। गिर सोमनाथ में एक रिहायशी इलाके में शेरों का झुंड देखा गया। इस घटना से लोगों में दहशत है। रात के अंधेरे में सड़कों पर घूमते शेरों का झुंड सीसीटीवी में कैद हुआ। तस्वीरों में एक साथ 6 शेर नजर आ रहे हैं। इस घटना के बाद स्थानीय लोग डर और परेशानी महसूस कर रहे हैं। शेरों का ये झुंड उनके लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। ये नजारा देखकर लोगों की जान हलक में आ गई। शेरों का झुंड अचानक से जंगल से निकलकर रात में सड़क पर आ गया था। जिसने भी उन्हें देखा वो हैरान रह गया। शेरों का झुंड बहुत शांति से इधर उधर सड़क पर घूम रहा है। अगर ये झुंड आक्रामक होता तो कई लोगों की जान आफत में पड़ सकती थी, लेकिन इस दौरान शेरों ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। शेरों के झुंड के वायरल वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। लोग इसे खूब शेयर कर रहे हैं और कुछ लोग इसे शेरों की मस्ती तो कुछ इसे शेरों की तलाश वाली चहलकदमी बता रहे हैं। दूसरी तरफ रहवासियों के लिए ये बड़ा खतरा बन चुके हैं।